Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about smartphones and social media and how they affect mental health. So, age at which kids get their first smartphone affects their mental health as adults. सो जो आइडियाज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट वुड बी यूजफुल फॉर एसे राइटिंग, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सो सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं. देखिए, यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सैपियन लैब्स. उसने हाल फिलहाल में एक सर्वे करके फिर ये एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन एंड यूज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ. बेसिकली उन्होंने अपने सर्वे के बेसिस पे ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि यूथ को जितना जल्दी स्मार्टफोन मिलता है उतना ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट होता है उनके मेंटल हेल्थ पे. The study revealed that young adults between age of 18 to 24 who acquired smartphones at an early age were found to have poorer mental health. The later children and young people own a smartphone, the better their mental health has been found as per the result. तो जितना लेट आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना शुरू करें, जितना लेट आप फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू करें, उतना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पॉजिटिव तरीके से रिफ्लेक्ट होता रहा है अमंगस्ट अडल्ट्स. सो व्हेन kids get smartphone at an older age, their social self, that is aggregate measure of various elements such as self confidence and ability to relate positively to others improve. सरल भाषा में जितना लेट सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जितना लेट हमें स्मार्टफोन मिलता है, उतना ज़्यादा हम लोग आसपास के जो लोग हैं उनसे रियल वर्ल्ड में सोशलाइजेशन शुरू करते हैं. एंड दैट इज़ हाउ द सोशल सेल्फ इज़ क्रिएटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ क्रिएटेड. एंड अगर हम लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा अर्ली एज में अगर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, दैट लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स, फीलिंग ऑफ अग्रेशन एंड ऑल. तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन हम करेंगे दैट वुड बी ऑन मेंटल हेल्थ. तो एक बार ज़रा मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन देख लेते हैं एज पर WHO. WHO डिफाइंस मेंटल हेल्थ इशूज एज एमलगमेशन ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल, हेरिडेटरी, साइकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस. ये सारे अलग अलग तरह के स्ट्रेस जब हमें एक साथ महसूस होता है तो हम कहते हैं कि वी आर फेसिंग सर्टेन मेंटल हेल्थ इशूज़. अब ये जो टॉपिक है ये ऐसे पेपर 1 में आ सकता है या केस स्टडी के फॉर्मेट में आ सकता है एथिक्स पेपर में, कि सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ ऑफ यंग इंडिया. क्या असर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का यंग इंडिया के मेंटल हेल्थ पे. तो अगर ऐसे आता है तो आप इस ऐसे की शुरुआत कुछ इस लाइन से कर सकते हैं. मेरे तरफ से सजेशन है, डोंट ट्राई टू मग अप एंड कॉपी पेस्ट. एक तरीके का आइडिया मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि पावर ऑफ अ टूल इज़ ओनली एज गुड एज वी यूज इट. तो कोई भी टूल हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट. तो दैट इज़ ट्रू फॉर सोशल मीडिया ऑल्सो. सोशल मीडिया हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली हैबिट and this is growing dependency on social media. But constant use of social media leads to mental health issues like change in behavior pattern, feeling of inferiority and withdrawal symptoms. Inferiority की feeling क्यों आती है वो थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे. अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. सोशल मीडिया पे कैसा है कि हर एक इंसान कैट फिशिंग करता है. कैट फिशिंग, हर एक इंसान मतलब इन जनरल कैट फिशिंग बहुत ज़्यादा होता है. कैट फिशिंग का मतलब है कि अपने लाइफ में भले आप जो कुछ भी कर रहे हो लेकिन सोशल मीडिया पे अपने आप को अलग तरीके से लोग दिखाते हैं कि हम इस जगह पे घूम रहे हैं, इतनी अच्छी लाइफ बिता रहे हैं. सो दैट इज़ हाउ जो बाकी लोग आपको देख रहे होते हैं, आप तो कैट फिशिंग कर रहे हैं, फ़ोटोशॉप करके दिखा दिया कि हम पेरिस घूम रहे हैं एग्जाम्पल के लिए. बट बाकी लोगों को फिर सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, बाकी लोगों को सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी का एहसास होता है और दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हेल्थ इज़ ग्रोइंग टू बी और बिगर प्रॉब्लम इन इंडिया. तो निमहंस एक इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का, याद रखिएगा निमहंस कहता है कि 80% ऑफ ऑल who need mental care services do not get it due to lack of knowledge,
भाई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है, समझ ही नहीं आता है कि आपको डॉक्टर के या मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मान लीजिए कि आपको बुखार है तो आप मेडिकल हेल्थ के लिए जाते हैं, मेडिकल हेल्थ सपोर्ट के लिए जाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में समझ ही नहीं आता है कि कब आपको सपोर्ट की ज़रूरत है कब नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज, स्टिग्मेटाइजेशन एंड हाई कॉस्ट ऑफ केयर, दीज आर द थ्री फैक्टर्स दैट हैज़ लेड टू अबाउट 80% ऑफ दोज हु रिक्वायर मेंटल हेल्थ केयर डू नॉट गेट इट। भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं मेंटल हेल्थ वेलबींग के डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 लाया गया है, दैट हैज़ बिन फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। यूनियन बजट 2022-23 में बात की गई है अबाउट नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 24/7 फ्री टेली कॉलिंग सर्विसेज फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट। तो ये सब चीज़ें की गई हैं, येट द मेंटल हेल्थ रिमेन्स अ बिग प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली अमंगस्ट यूथ। इंडिया में भी ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं अमंगस्ट द यूथ। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बढ़ने के पीछे सीधा सीधा आप फैक्टर मान सकते हैं सोशल मीडिया का और अर्ली एज में स्मार्टफोन के इस्तेमाल का। तो मेंटल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सोशल मीडिया, किस तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं? डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। यूनिसेफ के हिसाब से 1 in 7 इंडियंस आर डिप्रेस्ड। डिप्रेशन होता क्या? इट इज़ लिंक्ड टू लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, पुअर कंसंट्रेशन या माल अडेप्टिव सिम्टम्स लाइक फेलियर टू वर्क और स्टडी प्रोडक्टिवली। और डिप्रेशन के बाद नेचुरल तरीके से आता है एम्पलीफाइड रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स। डिप्रेशन में इंसान होता क्या है, मैंने एथिक्स क्लास में भी इस पर चर्चा की है। देखिए, हम इंसान हैं तो हमारा इमोशनल हाई या लो होना नेचुरल है। कभी हम अच्छा महसूस करते हैं, कभी मूड ख़राब रहता है। बट जब आप लंबे समय तक इमोशनली लो फील करें तो वैसे स्टेट को कहा जाता है डिप्रेशन। और व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग लो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट लूजिंग होप ऑफ रिकवरी। इमोशनल रिकवरी की आप जब उम्मीद भी खोने लगते हैं तो वैसे स्टेट को कहा जाता है डिप्रेशन। आपका मूड ख़राब है मान लीजिए, लेकिन येट आपको पता है कि ठीक है कल फिर ठीक हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट ए डिप्रेशन। बट व्हेन यू आर फीलिंग लो फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड यू इवन लूज होप ऑफ emotional well-being or recovery, such a state is known as depression. And when someone is in depression, then that naturally will translate into suicidal thoughts, because when you are not feeling good emotionally, you are not feeling good, naturally the next idea that will come to mind is to commit suicide. So depression is linked with suicidal thoughts. So that is one problem, mental health problem associated with social media. The second problem is internet persona. What is this internet persona? एकदम सरल भाषा में समझिए, हमारी खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है दैट हैज़ बीन नाउ लिंक्ड विथ द नंबर ऑफ लाइक्स और व्यूज़ दैट वी गेट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सोशल वेलबींग हैज़ बीन इनहेरेंटली हैव नीड ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, राइट? मतलब चूँकि हम सब सोशल बीइंग हैं, ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है। एज सोशल बीइंग्स वी इनहेरेंटली हैव नीड ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। तो हम सब, जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा है, ऐसे भी आया लास्ट ईयर कि नो मैन इज़ एन आइलैंड, मीन्स सरल भाषा में ह्यूमन्स आर सोशल बीइंग, सोशल एनिमल। तो हमें आसपास में लोगों की ज़रूरत होती है बातचीत करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए, राइट? तो एज सोशल बीइंग्स वी इनहेरेंटली हैव नीड ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। बट दिक्कत क्या है कि हमारी जो सोशल सर्कल है दैट हैज़ बीन टर्न इनटू वर्चुअल बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया, एंड देयर वी हैव बीन नाउ linking our personality with the likes on one post or images garners, likes that one's image garner because of quantitative understanding about our own personality with respect to the likes and the views that we get on our images or videos. तो ये हो जाता है इंटरनेट पर्सोना। सरल भाषा में मैं कह रहा हूँ कि अपनी पर्सनालिटी को लाइक्स और व्यूज़ के बेसिस पे जज करना इज इंटरनेट पर्सोना। बॉडी डेस्मोर्फिया, दैट फिनोमेना इज ऑल्सो सीइंग दीज डेज व्हेन यूथ आर स्पेंडिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम वरिंग अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस, कि मैं कहीं मोटा तो नहीं दिख रहा, मैं कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा, वैसा तो नहीं दिख रहा। दैट इज़ बॉडी डेस्मोर्फिया, दैट इज़ अनदर रीज़न बिहाइंड मेंटल हेल्थ कंडीशन। बहुत ज़्यादा सोचना ऑफकोर्स आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। And ultimately excessive social media and smartphone usage has led to lack of
फिजिकल सोशलाइजेशन। और फिजिकल सोशलाइजेशन से यानी कि जब हम फिजिकल तौर पे लोगों से मिलते जुलते हैं तो उससे जो वार्मथ हमें मिलता है रिलेशनशिप का, दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड विथ सोशल मीडिया विच इज़ फुल ऑफ ट्रोलर्स हु मेक फन ऑफ ईच अदर, राइट। एंड दैट हम तो छोटा मोटा मजाक करके चल देते हैं, सामने वाला का मजाक उड़ा के चल देते हैं सोशल मीडिया पे, फिर ट्रोलर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट दिस माइट लीड टू अ मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द साइक और माइंडसेट ऑफ द पर्सन whom वी आर ट्रोलिंग। क्या सजेशन हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ को सीरियसली मॉनिटर किया जाए और जब जब साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत पड़े ली जानी चाहिए। तो जो स्टिग्मा अटैच्ड है मेंटल हेल्थ सपोर्ट से रिलेटेड कि जो आदमी भी साइकेट्रिस्ट से मिल रहा है वो पागल है, यही तो स्टिग्मेटाइजेशन है यार, इसको मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी को जो स्टिग्मेटाइजेशन है उससे रिलेटेड उसको एड्रेस करना है। जैसे लोग बीमार पड़ते हैं, बुखार होता है, डायरिया होता है, वैसे ही मानसिक बीमारी भी हो सकती है, उसका भी इलाज होना चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ thought process or that kind of maturity has to be brought. So monitor mental health seriously and address the problem of stigmatization associated with mental health support. Focus on socialization, family, school and professional spaces along with physical exercise and meditation. तो look तो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे हमें और बेहतर करना होगा, चाहे परिवार के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, चाहे हमारे ऑफिसेस के अंदर हो। और इसको किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन। वी नीड टू ब्रिंग आवर सेल्फ क्लोज टू नेचर। और नेचर के नज़दीक लाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पहाड़ों में जा कर के और जंगलों में जा कर के ही नेचर के नज़दीक आ सकते हैं। बेसिकली नेचर के नज़दीक आने के लिए आपको आसपास की जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसको ध्यान से देखना होगा। सड़क पे कोई पेट घूम रहा है, राइट, या फिर कोई वाइल्ड डॉग ही घूम रहा है, राइट, वाइल्ड मतलब स्ट्रे डॉग घूम रहा है, आप उसको देखिए वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे वो रोम्प कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको देखिए, राइट। तो बेसिकली नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको टेक्निकल गैजेट से दूर होना होगा। और यही सजेस्ट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि एवरीवन मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 1 hour without technical gadgets, and that will bring ourselves close to the nature. And then support system like family and peer group needs to be equipped with understanding of mental health issues. We need to reimagine our workspace. जो हमारा ऑफिस है जहाँ पे हम काम करते हैं, या जो एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल कॉलेजेस, उनका एक्सेसिव सोशल मीडिया जो डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है उसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। वी नीड टू री इमेजिन आवर वर्क स्पेस एंड एजुकेशनल फ्रेमवर्क। देखिए, एक जो प्रॉब्लम मैं अब आजकल विटनेस करता हूँ, कई सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। जैसे ये यूट्यूब में डेली वीडियो आता है न्यूज़पेपर एनालिसिस, आप यूट्यूब पे उसके लिए लॉगिन करते हैं। अब ऐसा होता है कई सारे स्टूडेंट्स के साथ कि सिर्फ एसपीएम के वीडियोस तो आप देख नहीं रहे हैं, उसके बाद आप लगे देखने जो भी आता है, पता नहीं यूट्यूब शॉर्ट्स आता है और पता नहीं क्या क्या आता है, छोटे छोटे वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस आने लगते हैं और आप यू एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। तो हमें सोचना होगा कि ये सोशल मीडिया का जो हम एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, राइट। आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, स्टूडेंट जो हैं व्हाट्सअप करके मैसेजेस कर करके डाउट्स पूछते हैं। अब इस चक्कर में होता क्या है कि हम लोगों को भी व्हाट्सअप चेक करना पड़ता है, मुझे भी यूट्यूब चेक करना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं चला गया, कहीं अब क्या हो गया, सही से अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। उस चक्कर में नज़र पड़ ही जाती है 2-4 कुछ दूसरी चीज़ों पे भी, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत देखने लगते हैं। व्हाट्सएप पे भी आपने मैसेज किए, देखना शुरू किया स्टूडेंट्स के डाउट्स का। सो उसके बाद कुछ ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने उनको भी पढ़ना शुरू किया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इंटायर एजुकेशनल फ्रेमवर्क हैज़ बिन नाउ ओवर डिपेंडिंग अपॉन सोशल मीडिया। मेरे केस में तो जो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यूट्यूब और व्हाट्सएप, एंड दैट इज़ इम्पैक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ एवरीवन। मैं अपने पर्सनल लेवल पे कह सकता हूँ कि इट इम्पैक्ट्स माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। आई वुड प्रेफर टू बी कम्प्लीटली अलूफ फ्रॉम सच सिस्टम्स, बट जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हो रहा है हमें वो सब में करना पड़ रहा है। वी नीड टू री इमेजिन कि हाउ
द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया कुड बी मिनिमाइज्ड। मैं अभी भी आप सबको सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस कर सकता हूँ, आप सोशल मीडिया से पूरी तरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लीजिए, आने वाले 1.5 महीने तक आपको अपने मेंस एग्जाम में इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। सोशल मीडिया इज़ अ काइंड ऑफ टॉक्सिक थिंग दैट इज़ इम्पैक्टिंग एंटायर सोसाइटी। फिर छठा पॉइंट, प्रैग्मेटिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के कारण जो होने वाला मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है उसको लेकर के सरकार की पॉलिसीज़ आनी चाहिए प्रैग्मेटिक तरीके से, बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा। यूके में इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया जा चुका है। यू सी, आपको ये केस स्टडी याद रखना है, ये एग्जाम्पल याद रखना है। एथिक्स में कोट कर सकते हैं, एसए में कोट कर सकते हैं। मॉली रसल नाम की एक 17 ईयर ओल्ड यूके गर्ल, स्कूल गोइंग गर्ल, सी कमिटेड सुसाइड। जब उसके बाद इनका जब हिस्ट्री ऑफ सर्च देखना शुरू किया गया इंटरनेट पे, तो पता चला कि इन्होंने ये थोड़ा सा डिप्रेस थी, थोड़ा दुखी थी, और दुखी होने के कारण इन्होंने जिस तरह के सर्चेस किए, बिकॉज ऑफ एल्गोरिथमिक सर्चेस, इनको उसी तरीके के डिप्रेसिंग थॉट्स के और ज़्यादा सजेशंस आने लगे, and that created a thread, one after another, more and more depressing thoughts, and that led her to complete depression, and that ultimately forced her to commit suicide. तो यहाँ पे आप फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस से। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा है, डेटा बेस्ड है। अभी आपने एक डिप्रेशन वाले थॉट्स इंटरनेट पे सर्च किए, वो आपको 4 और ढूंढ करके बताएगा, फिर उन चारों को पढ़ेगो तो आप 16 और आपको बताएगा। दैट इज एल्गोरिथम, द वे दे वर्क। वट एवर यू सर्च, इट विल कीप ऑन अनफोल्डिंग मोर एंड मोर कंटेंट ऑन द सेम टॉपिक। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यही लिमिटेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चीज़ें जो हैं वो सोच नहीं सकती कि यार ये तरह के थॉट्स इस इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। सो लेट मी नॉट सजेस्ट दिस काइंड ऑफ थॉट टू दिस पर्सन, लेट मी सजेस्ट समथिंग एल्स। जैसे आपका दोस्त सुसाइडल बातें करेगा, आप उसमें और 4 सजेशन थोड़ी देंगे, आप बात को घुमा देंगे और कुछ अच्छी बातें करने लगेंगे कि यार ये हाल फिलहाल में मूवी आई थी, देखी तुमने। सो दैट इज़ वेयर नेचुरल इंटेलिजेंस इज डिफरेंस फ्रॉम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट थिंग। तो एआई पे मुझे लगता है कि ऐसे आना या सवाल आना लगभग तय है। एआई हो गया, स्मार्टफोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इस पे सवाल आएंगे। इसके लिए हम लोग इतना डिटेल में कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट थिंग्स कुड नेवर रिप्लेस ह्यूमंस या नेचुरल इंटेलिजेंट थिंग्स, उसके फेवर में ये आर्ग्यूमेंट आप लिख सकते हैं, ये वाला केस स्टडी भी लिख सकते हैं। तो मॉली रसल के इस केस के बाद यूके की सरकार लेकर के आई ऑनलाइन सेफ्टी बिल। इस ऑनलाइन सेफ्टी बिल के अंतर्गत जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी हैं उनके ऊपर ड्यूटी ऑफ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि नाउ यू ऑल हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आपके प्लेटफॉर्म पे कोई भी डिप्रेसिंग या सुसाइडल थॉट्स को प्रमोट करने वाले कंटेंट ना चले। तो इसी तरीके का कुछ प्रैग्मेटिक गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे देश के अंदर भारत सरकार को भी लाना चाहिए। अभी एक और बात समझिए, चूँकि अब 1-1.5 महीना हो गया है आंसर राइटिंग हमारा करते हुए, कई सारा कंटेंट मैं दे चुका हूँ। 26 मार्च को आपका प्रीलिम्स हुआ था, 27 मार्च से मैं मेंस ओरिएंटेड काफ़ी सारी चीज़ें करा चुका हूँ। अब धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, अब क्वेश्चंस ना करा करके मैं हर टॉपिक का आपको समरी देने की कोशिश करूँगा 1 या 2 पेज में। अभी मेरी हैंड राइटिंग जैसे भी है बोर्ड पे, अब इसमें आप मैनेज कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरा हैंड राइटिंग ये फ्लो चार्ट देखने के बाद आप फ्लो चार्ट खुद बना लीजिए। आप इतना सारा चीज़ तो रिवाइज़ कर नहीं पाएंगे, तो जो भी मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसके कीवर्ड्स मैं एक जगह लिख करके दे दिया करूँगा आगे से। बाकी आप आंसर लिखने का जहाँ तक सवाल है, तब कई सारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपके बाकी हैं, टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट पेपर्स वगैरह बाकी हैं, वो सब लिखना शुरू कीजिए। राइट, तो एक बार ज़रा देखते हैं जो भी बातें मैंने पढ़ाई हैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। मेंटल हेल्थ, WHO कहता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिफाइन किया जा सकता है एज अमेलगेशन ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। निमहांस कहता है, हमारे देश का इंस्टीट्यूट है, 80% ऑफ दोज हु नीड मेडिकल असिस्टेंस डोंट गेट इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, कॉस्ट इज हाई एंड स्टिग्मेटाइजेशन।
रिसेंट स्टडी दैट वाज कंडक्टेड बाय सेपियंस लैब इन द यूएस। अब एक बात होती है लिखना कि स्मार्टफोन या सोशल मीडिया का अर्ली एज में इस्तेमाल करने से मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, और दूसरी बात होती है लिखना कि सेपियंस नाम के एनजीओ ने या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च करके ये रिपोर्ट पब्लिश किया है हाल फिलहाल में। जैसे ही आप सेपियंस नाम मेंशन करते हैं आपके आंसर में ग्रेविटी आ जाती है। तो उसने कहा है कि सोशल मीडिया या स्मार्टफोन का अर्ली फेज में इस्तेमाल करना दैट कुड बी डेंजरस फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ यूथ। इशूज़ विथ एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से क्या क्या इशूज़ आ सकते हैं। डिप्रेशन के फिर टेंडेंसीज आ सकती हैं, और डिप्रेशन के बाद आता है माल अडॉप्टिव फंक्शन। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के बाद एक तो डिप्रेसिव फीलिंग आती है कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया, टाइम बर्बाद कर दिया, और चूंकि फोकस बिगड़ जाता है इंसान का तो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता। इसको कहा जाता है माल अडेप्टिव फंक्शन, नो फोकस ऑन स्टडी और नो फोकस ऑन वर्क। उसके कारण और ज़्यादा डिप्रेशन आता है। उसके अलावा लोग कैट फिशिंग कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दैट इज़ लीडिंग टू सेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ बेसिस फॉर डिप्रेशन। इंटरनेट पर्सोना, because of excessive use of social media, the self-worth or understanding about self has been linked with the likes or the views. Body dysmorphia, wasting too much time on thinking about physical appearance, lack of socialization and alienation from nature. When some people, because of excessive use of social media and smartphone, they get alienated from nature. सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मॉनिटर मेंटल हेल्थ इशूज, टेक साइकेट्रिक हेल्प व्हेनेवर नीडेड, सोशलाइजेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, become or come close to the nature. PM Modi in this line suggested 1 hour without technical gadgets every day. Family should act as a support system. Family should adapt. Family should understand कि ऐसे हालात में जब कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा हो तो उसको और ज़्यादा प्रेशराइज करने के बजाय उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है. And most importantly, we need to reimagine workplace and education system. एजुकेशन सिस्टम तो मैंने आपको एग्जांपल दिया. एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया के कारण स्टूडेंट्स का फोकस ख़राब होता जा रहा है, वो तो मैं क्लियरली देखता हूँ, बट उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ. बट आपको एज ए मेंटर मैं सजेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए. 15 मिनट आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए और अपने आप को सोशल मीडिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लीजिए 1.5 महीने के लिए. आपको देखिएगा आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी हैज़ टू बी प्रैग्मेटिक, और गवर्नमेंट पॉलिसी में हम यूके एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं. ऑनलाइन सेफ्टी बिल, मैंने गलती से यहाँ पे ओनली सेफ्टी बिल लिख दिया है. देयर शुड बी ऑनलाइन सेफ्टी बिल दैट इम्पोजेज ड्यूटी ऑफ केयर ऑन सोशल मीडिया कंपनीज. मॉली रसल नाम का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं. 17 ईयर ओल्ड यूके स्कूल गर्ल से कमिटेड सुसाइड, और उसके बाद से यूके के अंदर ये पॉलिसी लाई गई है. भारत सरकार ने भी कुछ पॉलिसीज़ लाई हैं, लेकिन अभी हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाने की ज़रूरत है. मेंटल हेल्थ एक्ट लाया गया था 2017 में. उसके अलावा बजट 2022-23 में 24/7 टेली सपोर्ट की बातचीत की गई है. अभी जब सोशल मीडिया की बात चली रही है तो सोशल मीडिया पे कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसे भी आ गया तो आप उसको टैकल कर पाएँ. तो नाउ लेट अस सी, अभी हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ. अब हम लोग देख रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम. देखिए, एक्सेसिव राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज़ लेड टू पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी. पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी क्या होती है? अ सोसाइटी वेयर फैक्ट्स हैव बिकम इररिलेवेंट. पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसको ट्रूथ से कोई खास लेना देना नहीं है. ऐसी सोसाइटी जहाँ पे फैक्ट्स हैव बिकम लेस इंपॉर्टेंट. क्यों हो रहा है ऐसा? वाई फैक्ट्स हैव बिकम लेस इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी आर लिविंग इन टू द एज ऑफ इन्फोडेमिक. इन्फोडेमिक मतलब जैसे पैंडेमिक में वायरस का राइज हो गया था, वैसे ही इन्फोडेमिक का एज है सोशल मीडिया का, जहाँ पे एक्सेसिव राइज ऑफ इन्फॉर्मेशन है. हर जगह हर तरह का इन्फॉर्मेशन है. लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्लोटिंग ऑन सोशल मीडिया. इन्फोडेमिक क्यों हो रहा है जी? बिकॉज इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एवरी वन इज़ कंटेंट जनरेटर. पहले क्या होता था? दूरदर्शन था, ऑल इंडिया रेडियो था, 2-4 गिने चुने मीडिया चैनल थे. अब एवरी वन इज़ कंटेंट जनरेटर. यू सी राइट नाउ आई एम ऑल्सो जनरेटिंग अ कंटेंट सिटिंग ऑन यूट्यूब, राइट? तो हर आदमी कंटेंट जनरेटर है. अभी चलिए मैं क्या करता हूँ, आर्टिकल्स में जो बातें लिखी हैं वो पढ़ के सुना दिया, उसमें थोड़ी बहुत एनालिसिस कर दी. अपना कोई बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मैं अपने तरफ से ऐड नहीं करता हूँ, कुछ ट्विस्ट नहीं करता हूँ. बट दिक्कत क्या है कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है,
इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, हर आदमी को जो मर्जी आए वो कंटेंट जनरेट कर दिया और मीडिया में डाल दिया। एवरीवन इज कंटेंट जनरेटर एंड दैट हैज़ लेड टू इन्फोडेमिक। और इस कारण से इतने सारे इन्फॉर्मेशन हैं पब्लिक स्पेस में कि अब ट्रुथ और फिक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाना, ट्रुथ या फॉल्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। तो नाउ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस आर देयर इन द पब्लिक डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, कोविड पैंडेमिक के टाइम में न्यूज़ आ रहा था कि तबलीगी जमात के लोग जो हैं कोरोना जिहाद फैला रहे हैं। अब दोनों ही तरह के इन्फॉर्मेशन थे। कुछ लोग इसका भी प्रूफ दे रहे थे कि हाँ ये बात सही है, कुछ लोग इसका भी प्रूफ दे रहे थे कि नहीं ये गलत है। अब जब दोनों ही तरह की इन्फॉर्मेशन है और दोनों को इक्वल वैलिडेशन के साथ रखा जा रहा है, तो अब आम आदमी कैसे जज करे कि क्या सही है क्या गलत है? उस केस में आम आदमी फिर ट्रुथ के पीछे जाना छोड़ देता है और इमोशंस के पीछे जाने लगता है। उसको जो लगता है वो उसी तरह के मैसेजेस को, उसी तरीके के इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है। एंड दैट इज़ हाउ वी आर मूविंग इनटू पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी। अगर आपको लगता है कि वो कोरोना जिहाद फैला रहे थे तो उसी तरह की चीज़ें पढ़िए और आप वही मानिए कि हाँ, और आपको उससे रिलेटेड 1000 कंटेंट मिलेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं वो नहीं फैला रहे थे, झूठी खबर थी, तो उससे रिलेटेड आपको 1000 कंटेंट मिल जाएगा सोशल मीडिया पे। दिस इज एज ऑफ इन्फोडेमिक एंड एवरी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर एंड दैट इज हाउ इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रूथ एंड फिक्शन। एंड दैट इज वाई एवरीवन नाउ reads and understand and accept things what they want to rather than guided by the truth. For example, similarly हाल फिलहाल में केस हुआ था बिहार जर्नलिस्ट मनीष कश्यप। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, अब वो फेक वीडियो था, एलिजेडली फेक ही था, कि जिसमें बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर वायलेंस कमिट किया जा रहा तमिलनाडु के अंदर। अब हज़ारों मनीष कश्यप के सपोर्टर निकल आए, हज़ारों उनके अगेंस्ट में चले आए कि नहीं ये झूठा वीडियो है, आते कह रहे हैं कि नहीं ये सच्चा वीडियो है। एंड नाउ अल्टीमेटली इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट दिस एज अ फैक्ट यू एक्सेप्ट इट, you don't want to you can reject it also. So ultimately fact has become less important, truth has become less important, and emotions have become more important because now everyone knows it is almost impossible to arrive at truth or fact, and that is what is known as post truth society. तो ये है impact of social media on society और impact of social media on polity। देख लीजिए, देखिए मीडिया को कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर, मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके भेजते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ पे कानून बना सकें। अभी हम जब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके भेज रहे हैं तो किस ग्राउंड पे हम उनको चुनेंगे? आखिर इलेक्शन में जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन में वोट कर रहे हैं, तो हमारे पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम अपना ओपिनियन बना सकें, और ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है मीडिया से। लेकिन अगर मीडिया ही डिस्टॉर्टेड या फेक तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, इन द एज ऑफ सोशल मीडिया देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फोडेमिक। जो वेल स्टैब्लिश्ड प्रिंट मीडिया है या डिजिटल मीडिया है, दे आर प्रैक्टिसिंग येलो जर्नलिज्म, टीआरपी ओरिएंटेड मीडिया, दे आर शोइंग लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। ये टर्म हमने देखा था एथिक्स की क्लास में, लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, जिसके लिए हमने देखा था येलो जर्नलिज्म, जानबूझ करके डिस्टॉर्टेड या फेक न्यूज़ दिखाना। सो ऐसे हालात में जब आम आदमी के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं तो किस बेसिस पे ओपिनियन बनाएगा रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर किस बेसिस पे वो वोट करेगा? और दैट इज़ हाउ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ मीडिया, itself has become a very dynamic, vague and amorphous thing with rise of social media, and this is how it is impacting democracy as well. उसके अलावा सोशल मीडिया से रिलेटेड हमने एक टॉपिक ऑलरेडी किया हुआ था जब मैंने एक ऐसे टॉपिक कराया था 1 मई 2023 को, उससे भी आप इसको जोड़ सकते हैं इस करेंट टॉपिक को। टॉपिक जो मैंने कराया था ऐसे टॉपिक, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज़ आउटसोर्स्ड। इवन मेडिटेशन या सेल्फ डिस्कवरी या सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी, व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी, इसके लिए भी हम लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज़ आउटसोर्स्ड, ये मैंने कराया था 1 मई को, उसको भी आप जोड़ सकते हैं। अब उम्मीद है मुझे कि ये 2 पेज पे जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, इसको अगर ठीक तरीके से आप अरेंज करें तो सोशल मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ, ऑन सोसाइटी, ऑन पॉलिटिकल सिस्टम, ऑन आवर थॉट प्रोसेस, इस अगर आप समझ गए तो आप इसके ऊपर पूरा एस्से भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट IPEF and RCEP. This topic is important from our syllabus, GS paper 2, international relations point of view, also important from our syllabus, GS paper 3, Indian economy point of view.
RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था बिटवीन 16 कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। ये 16 कंट्री में 10 तो आसियान कंट्रीज़ थे, ये 10 आसियान कंट्रीज़, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया, ये 16 देश आपस में मिल करके ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे थे। 2010 से नेगोशिएशन चल रहा था। 2019 दिसंबर में RCEP फाइनलाइज होने वाला था, बट इंडिया पुल्ड आउट ऑफ RCEP इन द लास्ट फेज। इंडिया पुल्ड आउट। क्यों इंडिया पुल आउट कर गया RCEP से? उसके पीछे कारण है कि ये जितने भी देश हैं, इंडिया के अलावा बाकी जो 15 देश थे, उसमें से 11 के साथ इंडिया का ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट था, और RCEP नाम का एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद चांसेस थे कि ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता, इन देशों से आने वाला एक्सपोर्ट हमारे देश में बढ़ जाता, तो फिर ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता तो इंडिया के लिए ये फिर BOP क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट कर सकता था। उसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ डंपिंग फ्रॉम चाइना, वैसे ही चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे देश में काफ़ी सस्ते दामों पे बिक रहे हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम RCEP में इंटर कर जाते तो देयर कुड हैव बीन अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंक्लूडिंग दीज 16 कंट्रीज दैट इंक्लूडेड चाइना ऑल्सो, और इस केस में चाइना और ज़्यादा डंपिंग कर सकता था हमारे देश में। डंपिंग का क्या मतलब होता है? डंपिंग इज़ अ टर्म विच इज़ यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा सस्ता बिके फॉरेन मार्केट में। फॉर एग्जांपल स्टील की बात की जाए, चाइना में स्टील का दाम है मान लीजिए 1000 रुपये पर टन, और वो स्टील इंडिया में बिक रहा हो 800 रुपये पर टन में। इसका क्लियर कट मतलब ये है कि उस स्टील पे चाइनीज़ सरकार बहुत सारा सब्सिडी दे रही है इंडिया के अंदर बेचने के लिए, ताकि इंडिया के अंदर मार्केट कैप्चर किया जा सके, इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके, और एक बार मार्केट कैप्चर करने के बाद फ्यूचर में वो इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली डंपिंग इज़ एन एक्टिविटी व्हेन द प्राइस इन फॉरेन मार्केट इज़ लेस दैन द प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट। दैट डायरेक्टली इंडिकेट्स कि जो गवर्नमेंट है वो जहाँ से भी एक्सपोर्ट आ रहा है, उस देश की जो सरकार है, एक्सपोर्टर कंट्री की गवर्नमेंट, वो सब्सिडी दे रही है विथ एन इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग द मार्केट। और चाइना से वैसे भी डंपिंग होता है, और ये डंपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हैड इंडिया एंटर इनटू RCEP। इंडिया प्रपोज्ड एन ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। इंडिया ने प्रपोज किया कि RCEP में हम इंटर तो करेंगे, लेकिन जब भी हमें लगेगा कि किसी देश से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट सर्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट आ रहा है, उस केस में हम लोग ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म इस्तेमाल करने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए। ऑटो ट्रिगर मतलब हम उस केस में बिना बाकी देशों से कंसल्ट किए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकें, ऐसा अधिकार हमारे पास होना चाहिए। बट दिस ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म proposed by India was rejected by other member countries of RCEP, and that is why India did not join. उसके अलावा past experiences have not been very good as far as FTA free trade agreement is concerned. नीति आयोग in 2017 had published a report जिसमें नीति आयोग ने डेटा दे करके साबित किया कि जितने ही देशों के साथ हमने FTA साइन किया है, उनमें से ज़्यादातर देशों के साथ FTA साइन करने के बाद वहाँ से हमारे देश के अंदर इंपोर्ट बढ़ गया है, जबकि उस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। एंड दैट इज़ हाउ द ट्रेड डेफिसिट हैज़ वाइडेंड आफ्टर साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ कंट्रीज। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैव नॉट बीन वेरी गुड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इस कारण से इतना मैसिव लेवल पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना विथ 15 कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन वो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं होता। उसके अलावा डेयरी सेक्टर, ये RCEP में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश भी थे जो डेयरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। देखिए, डेयरी प्रोडक्शन तो हमारे देश में भी बहुत होता है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट सीधा सीधा आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसको प्रोसेस करके जब तक आप मिल्क को पाउडर नहीं बनाएंगे तब तक वो ख़राब हो जाएगा। पेरिसेबल गुड्स है ना, 2-3 दिन के आगे तो ख़राब हो जाता है। तो डेयरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे देश में जो कि प्रोसेसिंग यूनिट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इंडिया इज़ नॉट एन एक्सपोर्टर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट नेग्लिजिबल है, डिस्पाइट बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली मिल्क, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। और हमारा पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन भी वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा ही है, तो हम लोग मिल्क एक्सपोर्ट कर सकते थे हैड देयर बीन सफिशिएंट प्रोसेसिंग यूनिट्स इन आवर कंट्री। लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट्स इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देखो, न्यूजीलैंड इज़ वर्ल्ड लीडर इन मिल्क एक्सपोर्ट्स,
यहाँ पे एक कंपैरिजन दे रखा है हमने, एग्जाम में इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इस कंपैरिजन से पता लग जाएगा कि अगर इंडिया और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया तो फिर न्यूजीलैंड से इतने सारे मिल्क प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे कि इंडियन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सिमिलरली रबर की अगर बात की जाए तो वियतनाम एंड इंडोनेशिया आर वेरी चीप प्रोड्यूसर ऑफ रबर, and if we enter into RCEP, had we entered into RCEP, there would have been cheap import of rubber directly impacting the economic well-being of rubber producers in our country. तो इन सब कारणों से हमने RCEP को ज्वाइन नहीं किया, बट RCEP को ना ज्वाइन करने का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ हमारी इकोनॉमी पे। सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ बायलैटरल ट्रेड विद दीज कंट्रीज हैव रिलेटिवली गॉन डाउन। अब देखो, पहले जितना हमारा बाकी इन देशों के साथ ट्रेड था अब वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि ये देश आपस में ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है कि चाइनाज इन्फ्लुएंस ऑन दीज कंट्रीज आर ग्रोइंग। खासकर ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, क्योंकि नाउ इंडिया हैज़ पुल्ड आउट। अगर इंडिया भी RCEP का हिस्सा होता तो दीज टू कंट्रीज, चाइना एंड इंडिया, कुड हैव एक्टेड एज टू अपोजिट पोल्स एंड वुड हैव केप्ट दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन बैलेंस। लेकिन नाउ इंडिया इज पुल्ड आउट, सो RCEP इज नाउ सेंट्रली रिवॉल्विंग अराउंड चाइना, एंड चाइनाज इन्फ्लुएंस हैज़ ग्रोन। तो RCEP ना ज्वाइन करने के बाद जो चाइना का डोमिनेंस बढ़ा है इस रीजन में, उसको एड्रेस करने के लिए फिर US ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट की, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम एंड सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव इंडिया ने स्टार्ट किया था RCEP में ना ज्वाइन करने के कारण चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। तो बेसिकली IPEF एंड सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव SCRI, दीज आर टू इनिशिएटिव्स टू काउंटर ग्रोइंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। इस रीजन में जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है RCEP के कारण, उसको काउंटर करने के लिए IPEF एंड SCRI स्टार्ट किया गया। IPEF क्या है? US लेड इनिशिएटिव है, जो बिडेन US के प्रेसिडेंट उन्होंने स्टार्ट किया। उसका मेन गोल है कि इस रीजन के जो भी कंट्रीज़ हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के जो भी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अभी ये जो IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इसको आप सीधा सीधा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कह सकते। इट इज़ नॉट ए टिपिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइक RCEP, बट इट फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग ट्रेड अमंग्स दीज कंट्रीज, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करता है, क्लीन एनर्जी या डीकार्बनाइजेशन या ओवरऑल क्लीन एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में फोकस कर रहा है, टैक्स और एंटी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इश्यूज़ को कर्ब करने में फोकस करेगा IPEF। सो दैट इज़ हाउ दीज 14 कंट्रीज IPEF के जो इंडो पैसिफिक रीजन के हैं, दे आर कोलैबोरेटिंग विथ ईच अदर in order to have better supply chain, in order to have more and more trade and economic dependence. आप कह सकते हैं कि IPEF is an US-led initiative to counter China's economic influence in Indo-Pacific region. And similarly, चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम है सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव SCRI। इन दोनों इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य यही है कि चाइना के ग्रोइंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर किया जाए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि टॉपिक्स को मैं कोशिश करूँगा कि एक पेज पे वाइंड अप करूँ। तो RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, it was a proposed free trade agreement among 16 countries for Indo-Pacific region, finalized in 2019, but India pulled out in the last leg. तो बच गए RCEP में 15 मेंबर, आसियान कंट्रीज प्लस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। वाई इंडिया पुल्ड आउट? ट्रेड डेफिसिट, ऑलरेडी हमारा ट्रेड डेफिसिट है और ज़्यादा बढ़ जाता। डंपिंग फ्रॉम चाइना, नो ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म एज प्रपोज्ड बाय इंडिया। नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज़ डन मोर हार्म दैन गुड। डेयरी सेक्टर में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हमें नुकसान हो सकता था। रबर इंपोर्ट में हमें थाईलैंड और इंडोनेशिया से, वियतनाम जैसे देशों से नुकसान हो सकता था। लेकिन RCEP को ना ज्वाइन करने के कारण बायलैटरल ट्रेड with these countries have gone down, and the biggest problem is China's influence in Indo-Pacific region is growing। और चाइना के इन्फ्लुएंस
जो बढ़ी है इस रीजन में बिकॉज ऑफ इंडियाज नॉट ज्वाइनिंग RCEP, उसको काउंटर करने के लिए फिर 2 इनिशिएटिव लाया गया है, IPEF एंड सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव। IPEF US led initiative, 14 countries of Indo-Pacific region. It is not a typical free trade agreement, but it encourages economic integration and cooperation towards clean energy. एंड सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने की फोकस की जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, इनिशिएटेड बाय इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गैप्स इन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, साइबर सिक्योरिटी. तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी के कम से कम 5-6 इंपॉर्टेंट थीम्स मैं करा दूंगा. 3 थीम्स मैं करा चुका हूँ. नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी, सेंट्रल इंडिया के अंदर इंसर्जेंसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट थीम्स मैं करा चुका हूँ इंटरनल सिक्योरिटी की. आज करेंगे साइबर सिक्योरिटी. उसके अलावा इस साल के लिए मुझे लगता है खालिस्तान मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाजे से, वो करेंगे. मैंडेट ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज, CRPF वगैरह सबका क्या काम है वो इम्पॉर्टेंट है, वो एक कर लेंगे. और उसके अलावा टेररिज्म तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है, तो टेररिज्म एंड इट्स चेंजिंग नेचर वो कर लेंगे. तो ये 3 चीज़ें कर लेंगे. एक और मनी लॉन्ड्रिंग हम लोग कर चुके हैं, मृदुल सर ने कराया था. तो ये 7 या 8 चीज़ें जो हैं वो थीम्स हैं जो हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी में कर लेंगे. तो आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं. साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करंट डेवलपमेंट हुआ वो ज़रा देखते हैं. तो हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे न्यूज़ निकल कर के आ रहे हैं जहाँ पे जो साइबर फ्रॉड्स क्या कर रहे हैं कि हमारा थंब इम्प्रेशन जो है वो कॉपी कर ले रहे हैं कहीं ना कहीं से. जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, तो आपने कुछ ग्लास पकड़ा, कुछ पानी वगैरह पीने के लिए, कुछ ड्रिंक्स पीने के लिए, वहाँ से आपका थंब इम्प्रेशन छुड़ा लिया उन्होंने. वो थंब इम्प्रेशन का वो क्या कर रहे हैं, फिर सिलिकॉन थंब बना रहे हैं. सिलिकॉन थंब मतलब सिलिकॉन पेपर के ऊपर वो थंब इम्प्रेशन को कॉपी बनाते हैं उसका, और फिर वो सिलिकॉन थंब की मदद से आधार इनेबल्ड पेमेंट करा लेते हैं, जिसमें हमारे अकाउंट से वो पैसा निकाल लेते हैं. आपको जान करके हैरानी होगी कि आप अगर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें तब आपको पिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, पिन कोड डालना पड़ता है. आप अगर ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करें तब भी आपको पिन कोड डालना पड़ता है, यानी कि 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, ऑनलाइन पेमेंट करें या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें. लेकिन एक तीसरा तरीका भी है पेमेंट का, वो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बैंक नेम पता होना चाहिए, आधार नंबर पता होना चाहिए और फिंगरप्रिंट होना चाहिए. बस आपका फिंगरप्रिंट है, आपके अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है. आधार नंबर है, फिंगरप्रिंट है, बैंक नेम है, पैसा निकाला जा सकता है. और ये फ्रॉड बढ़ता जा रहा है हाल फिलहाल में. आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, जब देख रहे हैं तो अकाउंट से पैसा निकल गया और उन्होंने निकाला नहीं. हो क्या रहा है, उनका थंब इम्प्रेशन को चोरी करके, सिलिकॉन थंब बना करके आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से लोग पैसा निकाल ले रहे हैं. साइबर फ्रॉड्स करके लोग पैसा निकाल ले रहे हैं. अगर इससे आपको बचना है, ये पर्सनल लेवल पे मैं एडवाइस दे रहा हूँ, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है. आप आधार पेज पे जाइए, UIDAI के वेबसाइट पे जाइए और आधार सर्विसेज में, सेगमेंट में, आधार सर्विसेज में आपको मिलेगा यहाँ पे लॉक बायोमेट्रिक्स. यहाँ जाकर के आप बायोमेट्रिक्स को लॉक कर दीजिए. इससे क्या होगा कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लॉक हो जाएगा. आप सिर्फ और सिर्फ आपके बायोमेट्रिक या थंब इम्प्रेशन से फिर पेमेंट नहीं हो पाएगा. तो चलिए, ये तो था करंट न्यूज़. लेकिन अब ज़रा देख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में. तो साइबर सिक्योरिटी का सिंपल सा डेफिनेशन हो सकता है, टेक्निक्स फॉर प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कंप्यूटर, नेटवर्क प्रोग्राम्स, डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस और अटैक. डिफरेंट तरह के जो साइबर अटैक होते हैं. मालवेयर में कैसा रहता है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज पुट इनटू सम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. रैंसमवेयर, ऐसा कुछ ये सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है जिससे सिस्टम लॉक हो जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. फिर इस तरह का मैसेज दिखाता है कि योर नेटवर्क हैज़ बीन लॉक्ड, यू पे दिस मच अमाउंट इन दिस अकाउंट एंड देन ओनली योर सिस्टम विल बी ऑन लॉक. इसको कहा जाता है रैंसमवेयर. स्पाईवेयर, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फ़ोन से डेटा चुराया जाने लगा जाएगा, दैट इज स्पाईवेयर. उसका एग्जांपल है पेगासस. वायरसेस तो हैं ही, इट कैन रेप्लिकेट सम फाइल्स फ्रॉम योर सिस्टम लाइक लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स.
ट्रोजन्स आर दोज दैट लुक लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जैसे कि अपग्रेड करना सिस्टम एंड ऑल, तो लुक लाइक ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट वंस एग्जीक्यूटेड इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर. Phishing is another way of cyber attack where people try to steal our information regarding our bank ID, bank details and all such things. उसको कहा जाता है फिशिंग, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड. एक और होता है विशिंग. जब फिशिंग किया जाए थ्रू वॉइस कॉल तो उसको कहा जाता है विशिंग. फिशिंग थ्रू वॉइस कॉल, जब फ़ोन करके आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि अपना कार्ड नंबर बताइए, पिन बताइए, CVV बताइए. सो वॉइस कॉल के थ्रू जब फिशिंग करने की कोशिश करते हैं दैट इज़ विशिंग. एंड देन साइबर बुलिंग तो है ही, ऑनलाइन थ्रेट, मॉफ्ड वीडियोज़, मॉफ्ड फोटोज़ रिलीज़ करना, दिस इज साइबर बुलिंग, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर अटैक. अभी हाल फिलहाल में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? वाई देयर इज़ राइज ऑन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स? क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में डिजिटल पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. गूगल पे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, हम इतना सारा ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि साइबर थ्रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. हाल फिलहाल में जो फ्रॉड्स हैं, साइबर फ्रॉड्स हैं, उन्होंने गैप आइडेंटिफाई कर लिया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में. तो रिसेंट एक एग्जाम्पल लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं. तो रिसेंटली देखा गया गैप्स इन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड जो है पैसा निकाल रहे हैं. दूसरा, साइबर थ्रेट्स बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर यूज ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज. ऑनलाइन क्लासेस बढ़ रही हैं, तो स्टूडेंट्स आर बिकमिंग वल्नरेबल टू साइबर बुलिंग एंड मालवेयर एंड ऑल. दे आर डाउनलोडिंग अनसेफ ऐप्स. लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी है. उसके अलावा ई इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स. देखिए, आपको एक टर्म जानना चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ये साइबर सिक्योरिटी में नहीं आएगा. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपसे पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक में. इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है कि एक बार प्लीज़ जाकर के ऑनलाइन भी पढ़ लेना इसके बारे में. इंटरनेट ऑफ थिंग्स से अलग से सवाल आ सकता है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ वेयर डिफरेंट सिस्टम्स आर गेटिंग इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू ब्लूटूथ और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स. जैसे अभी मैं अपने रूम में जहाँ बैठा हूँ, कम से कम मैं 5-6 चीज़ें देख सकता हूँ. आप भी अपने आसपास में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको समझ आएगा. मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एक डिजिटल स्क्रीन है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, राइट? तो एक तरीके का आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको कहा जाता है, वेयर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी आइटम्स दैट वेयर अर्लियर वर्किंग इन एन आइसोलेटेड फॉर्मेट, लेकिन विथ राइज ऑफ मोर एंड मोर डिजिटलाइजेशन, मोर एंड मोर इंटरनेट प्लेटफॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप. और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कारण हो क्या रहा है कि द सिस्टम इज बिकमिंग मोर एंड मोर वल्नरेबल टू साइबर अटैक. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई के अंदर पूरा का पूरा पावर सिस्टम जो है डाउन हो गया था. 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ चाइना बैक्ड मालवेयर शैडोपैड. क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतना ज़्यादा ई इनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है हर जगह. इससे सिस्टम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तो होता है. पूरा का पूरा मुंबई जो पावर सप्लाई सिस्टम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, या आप समझिए ई इनेबल्ड या इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डेवलप किया जा रहा था. तो इससे सिस्टम सोफिस्टिकेटेड तो हो रहा था, लेकिन इट वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर वल्नरेबल टू साइबर अटैक. उसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ साइबर वॉरफेयर. ईरान रिटेलिएटेड. हुआ क्या? ईरान और इजराइल में तो लड़ाई चलती ही रहती है. पहले इजराइल ने ईरान का न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर लोकेशन है नतांज रीजन, उसको हैक कर लिया. तो बदले में ईरान ने क्या किया कि इजराइल का डीसैलिनेशन प्लांट को हैक कर लिया, उसको डिसफंक्शनल बना दिया. अब इजराइल में तो फ्रेश वाटर नॉर्मली मिलता नहीं है, उसका डीसैलिनेशन प्लांट भी हैक कर लो तो इजराइल में वाटर क्राइसिस हो गया. सो दिस इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ साइबर वॉरफेयर ईरान और इजराइल के बीच में. एस्पायोनेज की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं हाल फिलहाल में. तो आपने देखा इजरायली स्पाईवेयर पिगासस कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों के डेटा इन्फॉर्मेशन चुरा रहा था, राइट? प्रोमिनेंट लोगों के, राहुल गांधी वगैरह जैसे जजेज ऑफ आवर कंट्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, सम ऑफ द मिनिस्टर्स. तो इजरायली स्पाईवेयर पिगासस वाज फाउंड इन द मोबाइल फ़ोन ऑफ सो मेनी प्रोमिनेंट इंडियंस. उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ रिलेटेड कई सारे नए ऐप्स आ रहे हैं. आरोग्य सेतु ऐप, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसमें लोग अपना डिजिटल हेल्थ रिलेटेड डाटा पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं. दैट इज लीडिंग टू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट.
उसके अलावा डिजिटलाइजेशन ऑफ रूरल इंडिया का भी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है थ्रू मिशंस लाइक डिजिटल इंडिया मिशन। भारत.नेट प्रोजेक्ट आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जा रहा है ग्राम पंचायत को 100 Mbps की कनेक्टिविटी देने के लिए। हर एक ग्राम पंचायत को 100 Mbps की कनेक्टिविटी देने के लिए भारत.नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क दिया जा रहा है। अब गाँव-गाँव में जब इंटरनेट की फैसिलिटी जाएगी तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड खतरा तो बढ़ेगा ना। क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर कराने के लिए? ये सब आपको सीधा सीधा रटना होगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, एक टीम बनाई गई है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, CERT-IN। तो कहीं भी अगर साइबर अटैक होता है तो CERT-IN इज़ द ऑर्गेनाइजेशन और या टीम दैट इज़ फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। उसके अलावा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है एंड साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया है, जो कहीं पे भी देखता है कि बॉट रिलेटेड अटैक हो रहा है, बॉटनेट रिलेटेड इन्फेक्शंस के चांसेस हैं, तो साइबर स्वच्छता केंद्र उस पर काम करता है। और आसाम के अंदर साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर कराने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है आसाम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट। जो आसाम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर चल रही होगी तो उसको मॉनिटर करेगा और उसके खिलाफ एक्शन लेगा। साइबर ड्रोन ऑफिस अंडर आसाम साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट हैज़ बीन ओपनड एट पुलिस हेडक्वार्टर इन काहिलीपारा, गुवाहाटी। और ये जो साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट लिया गया है दैट हैज़ बीन टेकन अंडर मोइत्री प्रोजेक्ट। मोइत्री प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय असम गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज पुलिस स्टेशंस ऑफ असम। तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि साइबर सिक्योरिटी हो, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो, मैं ऐसे करा रहा हूँ कि अगर आपको टाइम ना मिला हो ये सारे थीम्स करने का तो मेरा कंटेंट पढ़ के चले जाइए, कम से कम कुछ ठीक ठाक सा आंसर लिख करके आएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी आपको क्लास में जो पढ़ाया गया होगा और डिटेल में पढ़ाया गया होगा, इट्स गुड यू मग अप द कंटेंट प्रोवाइडेड देयर, बट एटलीस्ट अगर वो नहीं कर पा रहे तो ये कर लीजिए। साइबर सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया एक पेज पे। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? टेक्निक ऑफ प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। साइबर अटैक्स किस तरह के होते हैं? मालवेयर, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन, फिशिंग, साइबर बुलिंग। वाई साइबर थ्रेट्स आर ऑन द राइज? साइबर थ्रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज द राइज इन डिजिटल पेमेंट्स। हाल फिलहाल मैंने देखा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में सिलिकॉन थंब इस्तेमाल करके लोग चोरी कर रहे हैं। पेनिट्रेशन ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज, खासकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आई वुड रिकमेंड प्लीज रीड अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के कारण मुंबई पावर आउटेज हुआ बिकॉज ऑफ मालवेयर शैडो पैड। जब आप इस तरह के एक दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल या नाम लिखते हैं तब जाकर के आपका आंसर में ग्रेविटी बढ़ता है। तो मुंबई पावर आउटेज बिकॉज ऑफ मालवेयर शैडो पैड। साइबर वॉरफेयर ईरान और इसराइल के बीच में मैंने बताया आपको। स्पाइनेज में इजरायली स्पाईवेयर पिगैसस। टिकटॉक को भी इसीलिए बैन किया गया था इंडिया में क्योंकि उस पर एलिगेशंस थे कि वो हमारे देश से डेटा चुरा रहा है। हेल्थ रिलेटेड ऐप्स बढ़ते जा रहे हैं, आरोग्य सेतु एंड ऑल। डिजिटाइजेशन ऑफ रूरल इंडिया लाइक डिजिटल इंडियन भारत.नेट प्रोजेक्ट, ये सब के कारण साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या स्टेप्स लिए गए हैं? नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, CERT-IN टीम बनाया गया, IC4 सेंटर बनाया गया, साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया और आसाम के अंदर साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट मोइत्री। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रीन डिपॉजिट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेंस में सीधा सीधा नहीं आएगा लेकिन कहीं इनडायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंक्स को एक नया तरह का डायरेक्टिव दिया है जिसके अंतर्गत बैंक्स जो हैं अब लोगों से स्पेशल तरीके का डिपॉजिट ले सकते हैं। जैसे आप पैसा जमा करने जाएं बैंक में तो आपको बैंक ऑप्शन देगा कि क्या आप ग्रीन डिपॉजिट करना चाहते हैं, और अगर आप कहेंगे हाँ मैं ग्रीन डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो उस केस में बैंक आपका पैसा ले करके सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करेगा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन डिपॉजिट। ग्रीन डिपॉजिट जैसा ही पहले कॉन्सेप्ट आ चुका है ग्रीन बॉन्ड्स का, जहाँ पे कंपनियाँ जब बॉन्ड्स रिलीज़ करती हैं फंड रेज करने के लिए तो ये कह कर के रिलीज़ करती हैं कि इससे जो पैसा रेज होगा इस बॉन्ड से उसका हम इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए करेंगे। तो कहीं मान लीजिए कुछ आप आंसर लिख रहे हो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को या रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गए हैं हाल फिलहाल में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली आरबीआई ब्रॉट ए न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू विच बैंक्स कुड एक्सेप्ट ग्रीन डिपॉजिट
which will be used only for funding renewable energy or environmental friendly projects. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें ये जो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी से रिलेटेड. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.